नमस्कार। आप देख रहे हैं नव प्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। नव प्रवाह जियो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज के जियो पॉलिटिक्स में हम जिस विषय पर बात करेंगे वो सर्वविदित है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से ये चर्चा हो रही है कि तीन राज्यों में चुनाव के बाद तीन बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी गई, एक तरीके से उनको घर बिठा दिया गया। तो ये बड़ा ज्वलंत विषय है और 2024 के चुनाव तक ये ऐसे ही बना रहेगा। इस पर चर्चा चलती रहेगी। तो पंकज जी, आज इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार बताएं। क्या लगता है आपको कि ये 2024 के चुनाव में ये बड़े नेताओं को जो निपटा दिया गया है, जिस तरीके से कही ये बात कही जा रही है, हम लोग नहीं कह रहे हैं कि निपटा दिया गया है, लेकिन विपक्ष और बहुत सारे राजनीतिक महकमे में इस तरह की चर्चा हो रही है कि तीन बड़े नेताओं को निपटा दिया है और कई नेताओं की बारी है। तो क्या ये बड़े नेता 2024 में रोड़ा बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? अमित जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस एपिसोड में आमंत्रित करने के लिए। और जो देखिए, ये एक एक कहते हैं ना कि राजनीतिक का मुद्दा है। और मुझे नहीं लगता कि निपटा दिया गया है, क्योंकि देखिए, भाजपा जो है ये पिछले 10 सालों से जो सत्ता में है और उसके पहले भी बहुत मेहनत कर रही है कई सालों से। उनको ना समय के साथ चलने की एक आदत लग चुकी है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको अगर बता दें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को हटाकर आपको एक नया मुख्यमंत्री मिला है, तो उसी तरीके से उमा भारती जी को भी हटाकर शिवराज जी को मौका दिया गया था कुछ सालों पहले, जी अगर आपको याद होगा तो मुझे नहीं लगता कि जी ये जी। कोई नई बात है। हालांकि ये कभी कभी थोड़ा सा देखिए, ये विडंबना देखिए कैसी है कि हमको लगता तो है कि एक नेता बहुत सालों तक, 20-25 सालों तक चलता रहे, और हमको ये भी लगता है कि वो 20-25 सालों तक चलता रहे तो भी नए नेताओं को मौका मिले, जो हो नहीं सकता ना। तो तो ऐसा नहीं है। हालांकि एक एक थोड़ा सा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि समय के साथ किस तरीके से स्थितियां बदल रही है। अगर आप 1990 से लेकर 2010 तक के 2 दशकों को देखें, तो इसमें होता ऐसा है कि एक ही नेता पावरफुल रहा है और उन्होंने किसी को आने नहीं दिया है, और पब्लिक भी उन्हीं की दीवानी रही है। चाहे वो मुलायम सिंह रहे हो, हम्म। चाहे वो लालू प्रसाद रहे हो, चाहे वो एच डी देवेगौड़ा रहे हो, या फिर करुणानिधि रहे हो। तो क्योंकि समय उसी तरीके से चल रहा था। अब आप देखें कि पिछले 10 साल में जो हो रहा है उसकी गति पीछे उसके पहले के 2 दशकों जितनी है, मतलब 1990 से लेकर 2010 में जो हो रहा था वही चीजें अब 20 साल की जगह 10 साल में हो रही है। ये समझना हम्म। जरूरी है। आर्थिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें, सभी वजह से देखें, तो इसीलिए भाजपा ने एक बहुत ही हम्म। महत्वपूर्ण निर्णय इस तरीके से लिया कि थोड़ा सरप्राइज भी करना हम्म। है। इसी देखिए, एक तीर से कई सारे निशान चले गए। एक तो ऑपोजिशन को हम्म। आपने बोल दिया कि देखो, आप अपने मुद्दों को छोड़कर हमारे बारे में बात करें। ये मोदी जी की बड़ी खासियत होती है कि अच्छा, ऑपोजिशन भी इस चक्कर में आ जाती है कि हमारे मुद्दे छोड़कर हम कह रहे हैं कि ये हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगता है कि वसुंधरा जी हो या फिर रमन सिंह हो या फिर शिवराज जी हो, उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत बढ़िया तरीके से अपने अपने राज्यों में पूरा कर लिया। और अब देखिए, उन्होंने ऐसे नेताओं को चुना है सामाजिक समीकरणों के हिसाब से अपने अपने प्रदेश में, जो आने वाले 10 साल तक बने रहे। क्योंकि हम ये नहीं हम्म। चाहेंगे या फिर भाजपा नहीं चाहेगी कि हर 5 साल में कोई नया चेहरा ढूंढना पड़े आपको। ये दिक्कत है। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अच्छा, ये जो तीन कद्दावर नेता थे, इनको भी तो पहले से बताया होगा ना कि आपका एक रोल बदल जाएगा। तो मुझे नहीं हम्म। लगता कि 2024 में दिक्कतें होंगी इन नेताओं की वजह से। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज इसमें रही कि जितने नेताओं को विश्राम दिया गया, आराम दिया गया, वो सबसे गजब की चीज आपने ये देखा होगा कॉमन तीनों स्टेट्स में कि जितने नेता मतलब पुराने थे, जिनके चेहरे समझ में आ रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में हो, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हो, या वसुंधरा राजे राजस्थान में हो, ये जी। तीनों के तीनों बड़े नेताओं ने ही प्रस्तावक का रोल निभाया। सबको प्रस्तावक ही बना दिया कि आप लोग ही प्रस्तावना देंगे, प्रस्तावक बनेंगे और लोगों के सामने बात रखेंगे कि भाई इनको मुखिया चुन लिया गया है, आपको किसी को आपत्ति तो नहीं है। तो ये जो भूमिका निभाई, इसमें क्या लगता है कि संगठन का कितना रोल है इसमें, इन लोगों को मैनेज करने में?
बहुत बहुत बड़ा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और जो संगठन है, यही भाजपा की ताकत है। अगर आप बाकी पक्षों को देखें तो उन्होंने उनमें संगठन की बहुत बड़ी कमी है। और चाहे ये आप कह लीजिए डिसिप्लिन हो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं में होता है, या फिर ये एक देखिए एक डिप्लोमेटिक अंदाज भी होता है कि मुझे पता है कि अमित द्विवेदी पंकज अठावले को कहने वाले की गुड बाय, तो आप पंकज अठावले से ही कह दो कि आप नाम प्रस्तावित करो, तो मतलब मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो ये भी उसमें थोड़ी चीज होती है। तो मुझे लगता है कि समाज शास्त्र हो, राजनीति हो, ये सबको मिलाकर किया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि भाजपा ने ये देख लिया है कि आप लोकल इथॉस को बिना हर्ट किए हुए किस तरीके से बदलाव भी हम्म। ला सकते हैं। ये पहले इसीलिए नहीं होता था क्योंकि पहले संगठन कॉमन नहीं था। अगर आप कांग्रेस की भी बात करें, जो एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी कुछ दशकों पहले, तो उनमें देखिए उनका उनकी ताकत रीजनल नेता थे। जो कांग्रेस के हम्म। नेता जिस जिस रीजन में ताकतवर है उनको उनकी सुननी पड़ती थी। तो इसीलिए वो बदलाव नहीं हम्म। कर पाते थे। और अगर बदलाव करना भी है तो फिर जो नेता होगा वो कहेगा कि अपने फॉलोअर से कि आप इस तरीके से करो, नाराजगी व्यक्त करो, ये करो, हम नहीं ये करेंगे। तो अड़ियलबाजी वाली बात हो जाती थी, जो भाजपा जैसी पार्टी में नहीं है। हम्म। और एक और बात एडवांटेज, और ये पहले से किया गया है कि आपने पूरा जो चुनाव ये मोदी जी के चेहरे पर नाम पर लड़ा है, तो इसीलिए बाद में पलटने की भी कोई बात नहीं है। तो देखिए भाजपा की जो पूरी रणनीति है वो पब्लिक की समझ को लेकर है, और इसीलिए उनको फायदा हो रहा हम्म। तो मतलब ये जो बातें विपक्ष के द्वारा कही गई, जिस दिन सरकार बन रही थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, मुख्यमंत्री निर्धारित किए गए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जो विपक्ष है, खासकर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनको उनकी ट्वीट्स देखने लायक थे। आपने भी देखा होगा कि वो है। जी। बार बार क्या क्या वीडियोस और फुटेजेस डाल डाल के ट्वीट कर रहे थे, लोगों के मजे ले रहे थे। लेकिन एक चीज राजनीतिक गलियारे में एक और चीज सामने आई है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी अमित शाह और मोदी के संबंध नहीं है। हालांकि ये हवा में बातें हैं, लेकिन ये बात चल रही है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है कि नितिन, ये जो बड़े नेता हैं, इनको निपटाने के बाद अब जो बारी है वो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की है। क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी ऐसे बड़े नेता को कोई किसी ऐसे नेता को बड़ा नहीं बनने देना चाहते हैं जो उनकी छवि से टक्कर दे सके। तो क्या लगता है आपको कि मतलब इस तरह की बातें जो है वो 2024 में इंडिया अलायंस को बेनिफिट देंगी? मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो आप सोच कह रहे हैं ना, ये कहाँ से आती है? ये उन पार्टियों से आती है जो खुद ऐसे सोचते हैं कि अच्छा, ये उन पार्टियों से आती है, उन नेताओं से आती है जिन्होंने दूसरे किसी को बड़ा बनने नहीं दिया। देखिए हम्म। भाजपा के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देखो हर एक का सुख दुख होता है, हर एक का अपना स्वार्थ होता है, हर एक की अपनी आकांक्षाएं भी होती है। लेकिन भाजपा में एक बात यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि राष्ट्र सर्वोपरि, ये जो लार्जर पिक्चर दिखाकर सभी को इकट्ठा किया जा रहा है, ये देखने लायक है। हम्म। क्योंकि देखिए आप मोदी जी अब तीसरे टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं आऊंगा। और ये तो देखो, हम्म। आप 15 साल, उनकी भी उम्र अब 72-73 साल है, तो वो भी जानते हैं कि वो ज्यादा दिन यहाँ पर पीएम नहीं बने रहेंगे। और 2-3 टर्म की बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे हम्म। करुणानिधि हो या फिर आपके नवीन पटनायक जी हो, तो आप हम्म। देखेंगे कि मोदी जी भी जो है ना, ये अपना तीसरा टर्म करेंगे और बिल्कुल एक एपीजे अब्दुल कलाम की तरह अपना अपना काम करेंगे। लेकिन उसके हम्म। पहले एक इकोसिस्टम बनाना जरूरी है। और शायद भाजपा में ये बात लगातार की जा रही है कि आप भी बड़े हैं, हम भी बड़े हैं, लेकिन देश के लिए इकोसिस्टम की आवश्यकता है। और इसीलिए बड़ी समझा बुझाकर गडकरी जी को भी, जिनके भी नेशनल लेवल पे काफी एस्पिरेशंस होगी, उनको उनकी पसंद का और उनके एरिया सेक्टर दे दिया गया कि आप, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब जब गडकरी जी हम्म। को ये पता चला कि मेरी मिनिस्ट्री में मेरी ही वाहवाही हो रही है, मेरे पे ही रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं काहे को गड़बड़ करूं। राजनाथ जी को भी उसी तरीके से रक्षा मंत्रालय दे दिया गया, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भले आपसी जो भी होना चाहिए, और ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा एक नेशनल इकोसिस्टम तैयार करने में लगी हुई है। और आप अचंभित ना होइएगा कि जो 3 बड़े नेता स्टेट्स से अब रिटायर हो चुके हैं, ऐसा हम कह रहे हैं, ये प्रमोट होके सेंटर में आएंगे। आप देख लीजिएगा इसे। और मतलब या फिर किसी न किसी एडवाइजरी रोल में रहेंगे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो और वो बने भी रहे और उनका योगदान भी रहे। स्टेटमेंट नहीं आया तो हो सकता है कि मैसेज चला गया हो कि आप लोगों को केंद्र में आना है।
एक या फिर मैसेज है। आप देखिए, हाँ ये भी है। और एक तो भाजपा में एक अच्छी एक रवायत भी रही है कि जो रिटायर होने वाले नेता होते हैं वो चुपचाप निकल जाते हैं। जैसे सुमित्रा महाजन जी की अगर बात करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब नहीं करना है, तो वो अपना हम्म। इंदौर में चली गई, अपना समाज कार्य कर रही हैं। वो कहीं पार्टी की मदद कर रही है, लेकिन कभी भी पब्लिक में आकर ऐसा उल्टा सुल्टा वो कोई बयान नहीं देती है। तो ये एक फायदा होता है भाजपा में एक कार्यकर्ता के रूप में चलने का। तो अभी 75+ वाले मामले को लेकर आपका क्या मानना है? 75 साल से ज्यादा की उम्र में तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि जो 75 साल से ज्यादा हो गया तो वो उसके लिए तो पेंशन होनी चाहिए। तो अब तो मोदी जी भी अगले साल मेरे ख्याल से 75 साल के हो जाएंगे। तो नहीं, क्या मुझे लगता लगता है है कि कि मतलब मोदी जी भी ये बोलेंगे? अच्छी बात है। हाँ, मोदी जी खुद करेंगे, जैसा वो बोलते हैं वैसा अनुकरण भी करेंगे। वो भी थर्ड टर्म में, देखिए थर्ड टर्म के बाद वो निकल जाएंगे। और ये अच्छी भी बात है ना, हाँ। क्योंकि क्या है कि आपको एक्टिव राजनीति में 45 से 60 की उम्र के जो, या फिर 65 साल के जो फिट लोग हैं, महिलाएं हैं, इनकी आवश्यकता है। और दूसरी बात ये भी समझनी होगी ना कि आपका, हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग भी आ रहे हैं, उनको भी अपना अपना प्रतिनिधित्व देना है। और अगर मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हम 2 टर्म के बाद आप एक कूलिंग पीरियड रखो, ऐसी भी व्यवस्था लेकर आए, तो कोई बात नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आ पाएंगे। तो संसद भवन को लेकर जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच का जो मामला था, वो आपने देखा होगा अभी तक कई लोग जो है रिमांड में भी लिए जा चुके हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। विपक्ष ने घेरा भी लगभग 15 जो लोकसभा 14 लोकसभा सदस्य और एक राज्यसभा सदस्य जो था वो उनको निलंबित किया गया। तो आपका क्या मानना है कि मतलब ये जो पूरा हुआ, इस तरह की घटना हुई संसद में, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसमें जो ये सांसदों की जो टिप्पणी थी लोकसभा और राज्यसभा में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो घटना हुई है वो बहुत ही मतलब निंदनीय है और बड़ी खराब हुई है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। बेसिकली ये तो पब्लिक का भी जनरल मानना है। दूसरी बात ये भी है कि हम्म। आपको ये समझना है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, और वो आप और मैं तय कर ले कि चलो आज अपन करते हैं, कुछ ऐसा होना नहीं है। तो उसके पीछे बिल्कुल। डेफिनेटली जो जांच है वो चल रही है, और डेफिनेटली इसके पीछे जो गड़बड़ घोटाले हैं या फिर जिन लोगों ने उसको मदद की है, अच्छा, इसको हमें देखना हम्म। चाहिए कि जब कोई टेररिस्ट अटैक होता है, वो ब्रीच, और आप और हम जैसे कहीं पर निकल गए और घुस गए, वो ब्रिज, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि आप कहेंगे कि बिल्कुल। झूठ तो झूठ ही है, लेकिन देखो कॉमन सेंस की बात है। तो ये जो हुआ है सबसे पहले निंदनीय है। लेकिन इसके पीछे डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके के लोगों को उलझाया गया है, ये वो फार्मूला है जो मे बी 15-20 साल पहले एनजीओ इस्तेमाल करती थी आपके सरकार को एक कुछ गड़बड़ करने के लिए, ताकि इसका एक बड़ा इंटरनेशनल स्टेटमेंट हो। 20 साल पहले ऐसा होता था हम्म। अमित, कि ऐसा कुछ हो जाए तो इंटरनेशनल प्रेस में हो जाता था कि इंडिया पार्लियामेंट ब्रीच, ये वो, बहुत ज्यादा मतलब जनता में रिवोल्ट हो रहा है, ये हो रहा है। ये आपने इजिप्ट में पिंक हम्म। रेवोल्यूशन में देखा होगा, ये कहीं और देखा होगा। तो ये बहुत गला सला पुराना फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि जिन्होंने भी ये किया है उनको थोड़ा सा दिमाग चला के नए जमाने की ट्रिक्स इस्तेमाल करनी चाहिए। बट इसके पीछे डेफिनेटली एक सोच भी गलत है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बीच बीच में ऐसा होते रहना चाहिए, ताकि अलर्ट भी रहे। हम्म। और मुझे लगता है कि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि ऐसा पिछले 5-7 सालों में 3-4 बार हो चुका है, जो हम्म। इतना पब्लिक में नहीं आया और जिसकी सोशल मीडिया पे इतना एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ। तो मैं हम्म। ये नहीं कहता कि ऐसा चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली जांच में पता आना आना चाहिए कि इसके पीछे कौन से लोग हैं। और मुझे लगता है कि उनसे निपट लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से चीजें घटी हैं, ये लोकसभा में लाइव चल रहा था, इस वजह से हो सकता है, इस वजह से भी ये मामला प्रकाश में आ गया हो हाँ, करेक्ट कि करेक्ट। लोग देख रहे थे और वो सोशल मीडिया पर भी स्ट्रीम हो गया। लाइव लोग अपनी टीवी पे देख ही रहे थे। जो देख रहे होंगे या नहीं भी देख रहे होंगे, तो सोशल मीडिया पे चीजें लीक हो जाती है। एक बार आपने आपके नियंत्रण में तो रहती नहीं है, और वो जी जी केओस जी का जी। सिचुएशन हो जाता है जब आप इस तरह की कोई घटना घटे जो कि अप्रत्याशित होता है। तो ये तो बिल्कुल बाहर आने वाली बात है। जैसा कि आपने कहा कि सोशल हाँ मीडिया पे या मीडिया में ज्यादा नहीं आया, तो बाहर आ गया, इस वजह से चीजें खुली। क्योंकि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अलग अलग नेताओं ने बताया कि पिछले 5 सालों में किस तरह की घटनाएं हुई। हालांकि जी ये जी जी। गलत है ही, ऐसा नहीं कि 5 साल में हुआ तो अभी भी होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हैं वो कहीं ना कहीं देश को वैश्विक स्तर पर परेशान करते हैं, चोट पहुंचाते हैं।
और ये आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है शब्द, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये कोई ऐसा आप और हमने मिलके नुक्कड़ पे बैठ के ये प्लान बनाया, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर फंडिंग हुई है, इसके लिए प्रॉपर। तो अब ये जमाना आ गया, देखिए ना, टेररिस्ट अटैक एक समय पे हुआ करता था, अब जमाना है वॉर इज नाउ मोर इनटू द साइबर स्पेस एंड दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो जो हम्म। देश विरोधी ताकतें हैं, आप इसमें मुझे शायद इतना मैं चौंक भी नहीं जाऊंगा अगर इसमें बाद में पता चले कि ये फंडिंग बाहर से हुई है या फिर इंटरनली ही लोगों ने पैसे लेकर करप्ट इस्तेमाल किया है। तो मुझे कोई ऐसा ज्यादा चकित होने वाली बात नहीं, बट दिस इज समथिंग विच इज नॉनसेंसिकल, बट इट हैज टू बी डेल्ट विथ। ये तो मतलब देखो, चार लोग गड़बड़ घोटाले वाले मार्केट में रहते ही हैं, तो उनको तो उनको तो थोड़ा सा मतलब समझाना भी पड़ेगा, पकड़ने में पड़ेगा। तो चलिए, आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, आप हमारे बहुत साथ बहुत जुड़े। धन्यवाद। अगले नवप्रवाह जियो पॉलिटिक्स के एपिसोड में एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक देखते रहिए नवप्रवाह लाइव जियो पॉलिटिक्स को देखने के लिए। और आपके कौन से विषय हैं आपको, जो जिस पर आप चाहते हैं कि हमारी चर्चा हो, आप हमें मेल जरूर करें navpravahlaив@gmail.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।